कोई भी फील्ड के लिए आपको रिज्यूमे डिजाइन करना है तो किस तरीके से बनाना है, इस वीडियो को आप देखोगे तो दुनिया का सबसे बेस्ट रिज्यूमे बनाओगे और उस रिज्यूमे को आप कोई भी कंपनी में भेज दो, आपको सिलेक्शन। हेलो इंडिया, वेलकम टू इंडियन एआई प्रोडक्शन डेटा साइंस इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। इस सीरीज का हमारा मेन वीडियो है वो है रिज्यूमे राइटिंग। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम किस तरीके से इस सीरीज को फॉलो करने वाले, हम स्टेप बाय स्टेप कौन सी वीडियो को अपलोड करने वाले और कितना टाइम उसको लगने वाला है। आपने हमारे इस सीरीज का रोड मैप वीडियो नहीं देखा होगा तो आपको इस सीरीज का लास्ट वीडियो देखना पड़ेगा, उसमें आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि भाई ये जो सीरीज चल रही है इस सीरीज में आखिर में होने वाला क्या है। तो आज की सीरीज में हम बात करने वाले रिज्यूमे राइटिंग। तो ये रिज्यूमे राइटिंग कितना इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जब भी आप कोई कंपनी को अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका है रिज्यूमे, क्योंकि आपसे पहले क्या पहुंचता है उनके पास, आपसे पहले आपका रिज्यूमे उनके पास पहुंचता है। और मान लो आपका रिज्यूमे उतना अट्रैक्टिव नहीं होगा, उतना आई कैची नहीं होगा और इंफॉर्मेटिव नहीं होगा, आपका जो भी फ्यूचर है और कंपनी का फ्यूचर आपके रिज्यूमे में नहीं दिखता है, तो कंपनी विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर आपका रिज्यूमे डिस्क्वालिफाइड किया जाता है। जैसे कि मैं डेली रिज्यूमे रिव्यू करता हूँ और विद इन अ सेकंड के अंदर मैं उस रिज्यूमे को रिजेक्ट कर देता हूँ। और कोई रिज्यूमे इतने इंटरेस्टिंग रहते हैं कि भाई उस रिज्यूमे को पढ़ने का मन करता है। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि भाई हमें कितना बेहतरीन रिज्यूमे बनाना है ताकि हमारा रिज्यूमे कोई भी देखेगा तो बोलेगा भाई ये जो कैंडिडेट है किसी भी हालत में मुझे इसको हायर करना ही है। तो आपके रिज्यूमे को देखने के बाद ऐसी फीलिंग उस एचआर को या हायरिंग मैनेजर या कोई भी बंदा होगा, जो भी बंदा आपको हायर करना चाहता है, वो आपका रिज्यूमे देखने के बाद उसके मन में ऐसा लगना ही चाहिए कि भाई इस बंदे को मुझे किसी भी हालत में हायर करना ही है। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हम रिज्यूमे बनाने वाले ताकि आपका रिज्यूमे कोई भी देखेगा, टायर 1 कंपनी देखेंगी, टायर 2 कंपनी देखेंगी या टायर 3 कंपनी देखेंगी, कोई भी कंपनी देखेंगी तो आपका रिज्यूमे 110% सेलेक्ट होने की चांसेस आ जाएंगे। यहाँ पर जो मैं स्टेप्स बताने वाला हूँ उसी स्टेप को सही तरीके से प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है और उसके बाद आपका रिज्यूमे बिल्ड करना है। और एट द एंड में इस वीडियो में जो भी मैं रिज्यूमे बनाने वाला वो फ्रेशर को भी किस तरीके से बनाना है इसके बारे में मैं पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ। और आपके पास एक्सपीरियंस होगा 1 साल का होगा या 10 साल का होगा या 20 साल का होगा, जितना भी आपके पास एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के हिसाब से भी किस तरीके से आपको रिज्यूमे बनाना है उसके बारे में पूरे डिटेल में मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और इस वीडियो के एंड में आपको बताने वाला हूँ कि जो भी रिज्यूमे में यहाँ पर क्रिएट करने वाला डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स, वो रिज्यूमे आपको किस तरीके से डाउनलोड करना है इसके बारे में भी मैं इस वीडियो के बीच में आपको बता दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि भाई जो रिज्यूमे में आपको बताने वाला हूँ वही रिज्यूमे मेरा है, मतलब जिस फॉर्मेट में आपको रिज्यूमे बताने वाला हूँ वो सेम फॉर्मेट में मेरा भी रिज्यूमे, और मेरा रिज्यूमे टायर 1 टायर 2 और टायर 3 कोई भी कंपनी पकड़ लो उस कंपनी में वो रिज्यूमे सेलेक्ट हो गया है। तो वो रिज्यूमे मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, मतलब जो मैंने टेस्ट किया वो टेस्ट सक्सेसफुल हो चुके हैं और वही सक्सेसफुल टेस्ट होने के बाद वो रिज्यूमे मैं आपको शो करने वाला हूँ। तो चलो यार बिना देर के हमारे रिज्यूमे राइटिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको रिज्यूमे राइट करना है तो उसके लिए आपको कोई भी एडिटर का इस्तेमाल कर रहे हो उसमें A4 पेज साइज सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप जब भी रिज्यूमे बनाने वाले उसको प्रिंट करोगे तो प्रिंट करने वाले हो आप A4 का जो पेज रहता है ना व्हाइट पेपर उसके ऊपर आप प्रिंट करते हो। तो आपका जो जो भी एडिटर होगा उसका जो कैनवास है उसका आपको सेट करना है A4 फॉर्मेट में, राइट। तो यहाँ पर जो मैंने रिज्यूमे बनाया हो पावर पॉइंट में बनाया है, आप वर्ड में बना सकते हो और इसके अलावा भी डिफरेंट डिफरेंट दुनिया में ढेर सारे सॉफ्टवेयर है उसमें आप इजिली रिज्यूमे बना सकते हो। लेकिन यार जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रिज्यूमे मिलते हैं तो वो उतने खास नहीं रहते और आपको अच्छा रिज्यूमे चाहिए तो उसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है कि आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या पावर पॉइंट होगा तो उसमें से आप कोई भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करो और आपका बेस्ट रिज्यूमे डिजाइन करो। वर्ड से बेटर है पावर पॉइंट, क्योंकि पावर पॉइंट में आप बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो, वर्ड में चेंजेस करने के लिए दिमाग का दही हो जाता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर जिस तरीके से मैंने अपना रिज्यूमे डिजाइन किया वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि भाई रिज्यूमे डिजाइन करने के लिए हमारे पास कौन से पॉइंट्स होने चाहिए, कौन से पार्ट्स होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि भाई आपका सबसे पहले नाम होना चाहिए और जो भी पोजीशन आपको चाहिए वो पोजीशन इंपॉर्टेंट आपके रिज्यूमे दिखने ही चाहिए, राइट। तो अब ये आपके दिमाग में है, इसको हम कंसिडर करके हम अभी आपको बताने वाले कि भाई किस तरीके से हमको रिज्यूमे बनाना है। बेसिकली यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि भाई रिज्यूमे के कौन से पार्ट्स रहते हैं और आने वाले नेक्स्ट स्टेप में मैं बताने वाला हूँ कि उस पार्ट में किस तरीके से इंफॉर्मेशन फिल की जाती है बेहतरीन तरीके से।
तो सबसे पहले आपके रिज्यूमे में होना चाहिए कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, जो भी आपकी वेबसाइट है वो भी आप मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट है यूट्यूब और ब्लॉग, जैसे कि मैं यूट्यूबर हूँ और मेरा ब्लॉग भी है, तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर लिया है। इसके अलावा आपने कोई पेपर पब्लिश किया होगा या कोई भी आपका वर्क होगा जो आपको इंटरव्यूअर को दिखाना चाहते हो, तो वो आप मेंशन कर सकते हो। और आपके पास ऐसा कुछ चीज़ नहीं है तो आप उसको मेंशन नहीं कर सकते हो। लेकिन लेकिन आपको किसी भी हालत में क्या करना है, 1, 2, 3 ब्लॉग कोई भी वेबसाइट है उसके ऊपर लिखो और उस वेबसाइट का लिंक यहाँ पर मेंशन करना है, मतलब आपके रिज्यूमे में मेंशन करना ही है। ये भी नहीं होता है तो आपका जो भी प्रोजेक्ट बनाया होगा उसका आउटपुट का वीडियो बनाओ और उसको यूट्यूब के ऊपर अपलोड करो और उसके बाद उस वीडियो की लिंक आपके रिज्यूमे में मेंशन करो। ये भी नहीं होता तो आपको क्या करना है, आपका जो प्रोजेक्ट है वो मेरे साथ शेयर करना है, उस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा और उसके बाद उस वीडियो की लिंक भी आपके रिज्यूमे में आप डाल सकते हो। और इसके अलावा आपने कोई भी ब्लॉग लिखा है और उसके बाद आपको पता नहीं कि भाई कौन से XYZ वेबसाइट के ऊपर उसको पब्लिश करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपका ब्लॉग है बेसिकली वर्ड डॉक्यूमेंट में आप कोई भी चीज़ को सही तरीके से एक्सप्लेन कर दो और वो चीज़ मुझे दे दो, मैं अपने वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दूंगा और उसके बाद जो पूरा का पूरा क्रेडिट है वो आपको दे दूंगा, राइट। ये भी आपके पास आसान तरीका है, कोई भी आप तरीका चूज कर सकते हो। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको लिखना है एजुकेशन। बेसिकली आपके रिज्यूमे में एजुकेशन होना चाहिए और यहाँ पर भाई एजुकेशन पूरा डिटेल में डालने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वही डालना है। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट्स, तो आपके पास कम से कम या 1, 2, 3 सर्टिफिकेट होनी चाहिए। वैसे उसकी वैल्यू नहीं है लेकिन आप डालोगे तो भाई आपका रिज्यूमे और अट्रैक्टिव दिखेगा। एक कॉन्फिडेंस आएगा जब भी आपको HR टीम नेक्स्ट राउंड के लिए या टेक्निकल राउंड के लिए भेज देती है, तो उनके पास एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ भाई इस बंदे ने इस XYZ टेक्नोलॉजी में सर्टिफिकेट की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई लैंग्वेजेस, तो आपको कौन सी लैंग्वेज आती है वो मेंशन करना जरूरी है। मान लो आप अमेरिका में जा रहे हो या कोई स्पेसिफिक रीजन के लिए आप हायर हो रहे हो तो आपके इसमें लैंग्वेज मेंशन होना जरूरी है। नेक्स्ट है अचीवमेंट, कि भाई आपने अपने जीवन में क्या उखाड़ा है। आप जब एजुकेशन कर रहे थे तब आपने कुछ अचीव किया है या आप कोई जॉब कर रहे थे उस वक्त आपने कुछ अचीव किया है, वो आप मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट बात है भाई स्किल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका स्किल दिखना चाहिए और स्किल सबसे ऊपर दिखना चाहिए। जब भी आपका रिज्यूमे कोई देखता है तो सबसे ऊपर उसका फोकस रहता है स्किल्स, तो वो स्किल्स अच्छी तरीके से हाईलाइट होने चाहिए आपके रिज्यूमे में। वो कोई कोने में नहीं होना चाहिए या इधर उधर छुपा नहीं होना चाहिए, वो एकदम हाईलाइट होना चाहिए। तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट बात आती है भाई एक्सपीरियंस, तो आपका एक्सपीरियंस है तो मेंशन करो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है, उस जगह पे प्रोजेक्ट्स डालने, क्या क्या डालने हैं। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट्स डालने। आप इंटर्नशिप कर सकते हो वो भी आप मेंशन कर सकते हो, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स आपके रिज्यूमे में होने चाहिए। नेक्स्ट आपको बात बताना चाहूंगा कि भाई जब भी आप रिज्यूमे राइट करोगे तो उसके उसके अंदर जो भी फॉन्ट्स है वो एकदम प्रॉपर तरीके का फॉन्ट होना चाहिए। आपने 10-15 तरीके के फॉन्ट्स नहीं डालने हैं। फॉन्ट साइज वो स्पेसिफिक होना चाहिए, वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। नहीं तो आपने किसी को कर दिया बोल्ड, किसी को कर दिया इटैलिक, किसी का साइज बढ़ दिया 10, 20, 12, 50, 100, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम कंसिस्टेंट होना चाहिए। आपको आपका जो रिज्यूमे एकदम फॉर्मल लगना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपका रिज्यूमे किसी HR ने देख लिया और उसका दिमाग घूम गया। ऐसा होगा तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर आपके पास कितना भी टैलेंट है ना, वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि भाई आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो टैलेंट है वो आपके रिज्यूमे में झलकना चाहिए, वो दिखना चाहिए, राइट। वो आपके रिज्यूमे में नहीं दिखेगा तो भाई आपको नेक्स्ट राउंड के लिए सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। हालांकि आपके पास कितना भी नॉलेज हो ना, वो मैटर नहीं करता। वो मैटर करता है सबसे पहले आपका रिज्यूमे, राइट। तो ये आपको पॉइंट आपके दिमाग में ध्यान रखने और उसके बाद आपको रिज्यूमे राइट करना है। तो चलो यार अभी हम स्टार्ट करते हैं रिज्यूमे राइटिंग फॉर डेटा साइंटिस्ट। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मैं रिज्यूमे यहाँ पर डिजाइन कर रहा हूँ डेटा साइंटिस्ट के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप XYZ फील्ड में माहिर हो, उसके उस फील्ड में आपको जॉब चाहिए तो आप ये वीडियो देख के वो रिज्यूमे बना नहीं सकते। एग्जाम्पल यहाँ पर आप डेटा साइंटिस्ट पकड़ सकते हो, लेकिन आप कोई भी फील्ड के बंदे हो, वो बंदा इस वीडियो को देखेगा तो आराम से आप दुनिया का बेस्ट रिज्यूमे बोल सकते हो। हाँ यार, दुनिया का बेस्ट रिज्यूमे बना सकते हो विद इन मुझे नहीं पता यार कितना टाइम लगने वाला है, बट हाँ, इस वीडियो को आप देखोगे तो दुनिया का सबसे बेस्ट रिज्यूमे बनाओगे और उस रिज्यूमे को आप कोई भी कंपनी में भेज दो, आपको सिलेक्शन या मतलब स्क्रीनिंग कॉल आने वाला 100% मेरी तरफ से गारंटी है। बट डिपेंड करता है भाई मैंने बताने के बाद आप किस तरीके से डिजाइन करते हो, वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन जो मेरा रिज्यूमे वो कोई भी बंदा देखेगा तो यार 110% वो मुझे कॉल करेगा ही करेगा, राइट। तो चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं और हमारे रिज्यूमे राइटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पर एक ब्लैंक पेज लेना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिया है। फिर से आपको बताना चाहूंगा कि आपके पेज का जो साइज होना चाहिए वो A4 फॉर्मेट में होना चाहिए। कौन से फॉर्मेट में? A4। क्यों होना चाहिए? क्योंकि भाई हम हमारा रिज्यूमे प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट करने के बाद हमारी प्रिंट आती है A4
पेपर साइज में। तो इसीलिए आपको A4 ब्लैंक पेज ही लेना है। कोई भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करो लेकिन आपको A4 ही लेना है। तो यहाँ पर मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि भाई आपने A4 ही लिया है, राइट। नेक्स्ट आपको क्या करना है, नीचे आप देख सकते हो कि भाई मैंने यहाँ पर मेंशन किया है पेज 1 ऑफ 2। मतलब आपका जो भी रिज्यूमे है 2 पेज का 3 पेज का होगा, तो यार मेंशन करो उस पेज पे कि भाई ये मान लो 3 पेज का रिज्यूमे, तो ये भाई पहला पेज है, दूसरा पेज है या तीसरा पेज है आउट ऑफ 3। जैसे कि अभी मैं रिज्यूमे यहाँ पर बिल्ड करने वाला, वो 2 पेज का रिज्यूमे होना चाहिए, नहीं होने वाला है, इसीलिए यहाँ पर मैंने मेंशन किया 1 ऑफ 2। मतलब ये 2 पेज का पहला पेज है और आने वाले नेक्स्ट पेज में मैं लिखूंगा पेज 2 ऑफ 2। अब यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई हमारा रिज्यूमे कितने पेज का होना चाहिए। तो भाई यहाँ पर ऐसा कोई सटीक आंसर नहीं कि भाई 1 पेज का, 2 पेज का, 3 पेज का। आपका जितना मन चाहे उतना लिख सकते हो, लेकिन भाई डिपेंड करता है कि जो बंदा आपका रिज्यूमे देखेगा तो उसके दिमाग में क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इन जनरल है, इन जनरल आप एक्सपीरियंस नहीं हो, आप फ्रेशर हो, तो आपके पास आपने ज्यादा कुछ उखाड़ा नहीं, आपने बहुत कम चीजें की है, तो यार 1 पेज के अंदर आप समेट सकते हो, राइट। आप एक्सपीरियंस बंदे हो तो आपका रिज्यूमे 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, डिपेंड करता है कि आपने कौन सा रिसर्च किया, कौन सा काम किया, उसके हिसाब से आपके पेज बढ़ सकते हैं, कितने कंपनी में आपने काम किया इसके हिसाब से। और ये डिपेंड भी करता है भाई आप कौन से डोमेन में काम कर रहे होंगे, डिपेंड करता है आप कौन से डोमेन में काम करेंगे, उसके हिसाब से आपके रिज्यूमे की साइज बढ़ती है। बट इन जनरल 1 या 2 पेज सफिशिएंट है। इससे ज्यादा होगा और आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा तो जो भी इंटरव्यूअर है वो देखेगा तो परेशान हो जाएगा और उसके बाद बोल देंगे भाई इसको साइड में रख दो, राइट। तो आपका रिज्यूमे 1 या 2 पेज का होना चाहिए और एक्सपीरियंस के हिसाब से वो बढ़ सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अभी यहाँ पर हमारा पेज सेटअप हो चुका है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपका जो ऊपर का पोर्शन है वो सबसे जबरदस्त होना चाहिए, वो आई कैचिंग होना चाहिए। मान लो आपके पेज का कितना परसेंट, 10 या 20% पंखो लो, वो 20% कोई भी इंटरव्यू देखता है और उसके बाद डिसाइड करता है कि भाई उसको उसका रिज्यूमे में आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, राइट। तो आपका आगे का मतलब 10% छोड़ दो, 10% छोड़ने के बाद आपका 20 या 30% जो पोर्शन है आपके रिज्यूमे का वो देखा जाता है और उसमें उसको इंटरेस्ट आ गया तो उसके बाद वो नीचे आता है। मान लो ऊपर के पोर्शन में भी इंटरेस्ट नहीं आता है तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर आपका रिज्यूमे डिस्क्वालिफाइड किया जाता है। तो भाई इस जगह पे हमें क्या लिखना है, सबसे ऊपर, क्योंकि हमारा हेडर है, उस हेडर में हमें क्या लिखना है, तो हेडर में एकदम सिंपल है भाई, आपका नाम लिखना है और उसके बाद आपकी करंट पोजीशन लिखनी है। जैसे कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया है राम श्याम, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखो। आपके पिताजी का नाम लिख सकते हो लेकिन ऐसी कोई जरूरत नहीं है, तो आपका फर्स्ट नेम लिखो, उसके बाद लास्ट नेम लिखो। उसके नीचे आप मान लो एक्सपीरियंस बंदे हो तो आपकी पोजीशन लिखो। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है लीड डेटा साइंटिस्ट, राइट। तो इसका मतलब होता है कि भाई अभी फिलहाल मैं लीड डेटा साइंटिस्ट हूँ। लेकिन मान लो आप फ्रेशर हो और आपको डेटा साइंस पोजीशन में जॉब चाहिए तो आपको वहां पर लिखना पड़ेगा डेटा साइंटिस्ट। आप पाइथन डेवलपर हो, आपको पाइथन डेवलपर में जॉब चाहिए तो आप पाइथन डेवलपर, मतलब जो डेजिग्नेशन चाहिए वो आप लिखो। और एक्सपीरियंस होंगे तो जो डेजिग्नेशन है वो वहां पर मेंशन कर सकते हो। जब आप उसी फील्ड में जॉब लेना चाहते हो तो मान लो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है और आप मैकेनिक्स मान लो आप डिजाइनर थे और आपको जॉब चाहिए डेटा साइंटिस्ट को, तो वहां पर आपको लिखना पड़ेगा राम श्याम के नीचे डेटा साइंटिस्ट, राइट। ये चीज होगी, ये सबसे बड़ी जरूरी चीज है। लोग अपना नाम लिखते हैं और उसके बाद भाई उसको क्या पोजीशन चाहिए वो नहीं लिखते। तो जब भी आपका इंटरव्यू दिखता है तो उसको समझ में नहीं आता कि भाई उसको जॉब क्या चाहिए, तो उसको थोड़ा नीचे जाना पड़ता है, तो उसको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो कोई कोई चीज बोलता है कि भाई ये बंदे को उसका खुद का गोल नहीं पता है तो भाई मैं इसका रिज्यूमे क्यों देखूं, ये भी सवाल आता है। तो यहाँ पर आपका फ्यूचर गोल मतलब आपको क्या डेजिग्नेशन चाहिए वो यहाँ पर मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक छोटे से लाइन में या 3-4 लाइन में आपका पूरी की पूरी जर्नी यहाँ पर मेंशन करनी है। क्या करनी है, 2-4 लाइन के अंदर आपकी पूरी की पूरी जर्नी मेंशन करनी है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है लीड डेटा साइंटिस्ट विथ 10.1 प्लस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने एक लाइन के अंदर खुद को एक्सप्लेन कर दिया कि भाई मैं कौन हूँ, मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ। कौन सा, लीड डेटा साइंटिस्ट विद 10 प्लस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर मैंने अपना एक्सपीरियंस मेंशन किया और आप गौर से देखोगे तो जो मेरा एक्सपीरियंस है उसका मैंने जो साइज है, फॉन्ट साइज है, उसको मैंने तो बोल्ड कर ही लिया है। उसके बाद उसका साइज भी बढ़ा दिया है। तो जब भी कोई बंदा ऊपर का पोर्शन देखेगा तो उसका जो मेन फोकस रहेगा वो मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर जाएगा। तो जो भी कंपनी को एक्सपीरियंस कैंडिडेट चाहिए तो वो किसको देखेगा, उस नंबर को देखने के बाद उसका दिमाग बोलेगा हाँ भाई इसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मान लो कोई कंपनी को 10 प्लस ईयर का बंदा चाहिए तो ऑब्वियसली ये मेरा रिज्यूमे उसके लिए बेस्ट है। मान लो उसको 5 साल से ऊपर चाहिए तो उसके लिए भी ये मेरा रिज्यूमे बेस्ट है। तो एक्सपीरियंस अच्छी तरीके से मेंशन करो, राइट, और आपकी करंट पोजीशन मेंशन करो। ये हो गया।
उसके बाद भाई मैंने 10 साल में क्या-क्या उखाड़ा है वो मेरे को कम से कम लाइन में बताना है, राइट? तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि भाई सॉल्व मल्टीपल बिजनेस प्रॉब्लम यूजिंग मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग विथ रिस्पेक्टिव डोमेन्स एंड डिप्लॉयड ऑन क्लाउड प्लेटफॉर्म्स एंड एज डिवाइसेस। तो भाई मैंने सिंपल 2-4 लाइन के अंदर बता दिया कि भाई मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया है। तो मैंने मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व किए। तो भाई जो भी कंपनी को एक बंदा चाहिए, वो कोई भी प्रॉब्लम हो एक्स वाई जेड, तो उसके लिए वो मुझे हायर करेगा ऑब्वियसली। वो बोलेगा भाई मान लो कोई कंपनी कंप्यूटर विजन के लिए हायर कर रही है बंदा, मेरे रिज्यूमे में ऑलरेडी मेंशन है कि भाई मैंने कंप्यूटर विजन के ऊपर काम किया है। कोई बंदा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए बंदे को हायर कर रही है, तो मेरा रिज्यूमे उसके लिए भी सूटेबल है, राइट? कोई बंदा सिर्फ और सिर्फ डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग के लिए हायर कर रहा है, तो उसके लिए भी मेरा रिज्यूमे सूटेबल है। कोई बंदा चाहता है कि भाई उसको मशीन लर्निंग, डेटा साइंस का नॉलेज हो, उसके अलावा उसको जो भी मॉडल डिजाइन करेंगे उसको डिप्लॉय करना है, उसके लिए भी मेरा रिज्यूमे में बेस्ट है। अब कोई बोलेगा भाई मुझे डिप्लॉय करना है एज डिवाइस के ऊपर, तो मेरा रिज्यूमे उसके लिए भी बेटर है। कोई बोलेगा मुझे क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर डिप्लॉय करना है, तो उसके लिए भी बेटर है। तो आपको इस तरीके से रिज्यूमे बनाना है कि भाई जो भी बंदा हायर करना चाहता है, उसको जिस फील्ड के लिए बंदा चाहे, उस फील्ड के लिए आपका रिज्यूमे सुटेबल होना चाहिए। अब ध्यान रखना भाई, आपको ये सारा नॉलेज भी होना चाहिए। बेसिक होगा तभी भी चलेगा, बट होना चाहिए। तो जैसे कि इस सिचुएशन में मेरे पास सारा का सारा नॉलेज है, इसीलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया। बट आपके पास नहीं होगा, तो ऑब्वियसली आपका रिज्यूमे सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन आप इंटरव्यू में कट जाओगे। बट आपको कॉल ही चाहिए, तो इस ये जो ट्रिक है यहाँ पर मैंने जो दिखा है, वो आप एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हो आपके रिज्यूमे में, राइट? तो ये भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब मान लो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे आपको मेरा रिज्यूमे दिया है और बाकी का पोर्शन पूरा ब्लैंक है, या मैंने हाइड कर लिया, तभी भी आपको समझ में आता है कि भाई ये बंदा कौन है, इस बंदे को कौन सी जॉब चाहिए और इस बंदे के पास क्या है। तो देखो 10% आप 10% होगा, मुझे भी नहीं पता 10 या 15% होगा ये पेज का, बट इसमें मेरी पूरी की पूरी जर्नी मेंशन की गई है। तो इस तरीके से आपको रिज्यूमे बनाना है, राइट? नेक्स्ट बात आती है कि भाई आप मान लो अभी आपका एचआर जो या स्क्रीनिंग करने वाला बंदा है, वो बोल रहा है कि भाई इस रिज्यूमे मेरे को इंटरेस्ट है, तो उस बंदे को मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा, ऑब्वियसली ना, आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो कांटेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले ऊपर में, जैसे कि यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले आपका जो पेज है इस तरीके से स्प्लिट कर लिया मैंने, राइट? आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यार अभी ये ट्रेंडिंग फॉर्मेट है और एकदम कम पेज में ज्यादा इंफॉर्मेशन देने के लिए फॉर्मेट डिजाइन किया है, राइट? तो इसीलिए मैंने भी इस फॉर्मेट को यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो आपको क्या करना है, अभी आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल होनी चाहिए सबसे ऊपर। ऐसा नहीं कि आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे होनी चाहिए, ऐसा कभी भी मत करना। आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल सबसे ऊपर होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिया है भाई आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट में उसमें आपको क्या डालना है, सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर डालो, उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस डालो, उसके बाद आपका लिंक्डइन अकाउंट डालना बहुत जरूरी है। कौन सा? लिंक्डइन अकाउंट। और उसके बाद आपका जो एड्रेस है, होम एड्रेस है, वो भी आप डाल सकते हो। पूरा पता डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि लेटर कोई आने वाला नहीं आपको। आप शॉर्ट मतलब जैसे मान लो कोई सिटी में रहते हो तो आप डाल सकते हो, और कंट्री आपको डालना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है, जैसे कि मान लो मैं पुणे लोकेशन पे हूँ मेरी कंपनी, और मुझे पुणे का ही बंदा चाहिए, जो आपकी लोकेशन वो बेस्ट रहेंगी एचआर को हायर करने के लिए, राइट? आपके घर का पता की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको लेटर नहीं डालना है। बस आप कौन से सिटी में रहते हो और कौन से कंट्री में रहते हो वो डाल दो, और पिन कोड आपको डालना है तो वो भी आप डाल सकते हो। और यहाँ पर आप देखो मैंने लोगोज डाल दिए, तो लोगो से क्या होता है, थोड़ा और अट्रैक्टिव आपका रिज्यूमे में लगता है, राइट? तो ये इंफॉर्मेशन, ये चार डिटेल आपके रिज्यूमे में किसी भी हालत में होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए, राइट? नेक्स्ट, आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, उसके बाद भाई आपने कुछ ऐसा कुछ अलग काम किया है वो भी आप मेंशन करो। जैसे मैंने बोला कि भाई ब्लॉग लिखा है, या कोई आप कोई अलग काम कर रहे हो जो आपके फील्ड से रिलेटेड है। कौन से फील्ड से? डेटा साइंस फील्ड से, या जो भी पोजीशन है उस फील्ड से रिलेटेड है, वो इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है। तो जैसे कि मैं काम करता हूँ, यूट्यूबर हूँ, राइट? तो मैंने यहाँ पर डाल दिया भाई यूट्यूब एंड ब्लॉग्स। तो यहाँ पर मैं यूट्यूबर हूँ और ब्लॉग्स भी मैं लिखता हूँ, और मेरा ब्लॉग ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उसकी भी आपको लिंक डालनी है, क्योंकि भाई मैं बोलूंगा मैं यूट्यूबर हूँ, तो उसके पास प्रूफ क्या है? तो आपके रिज्यूमे में प्रूफ भी देना है, जो आप बोलते हो वो उस आपके रिज्यूमे में होना जरूरी है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने अपनी मेरी वेबसाइट की और मेरे यूट्यूब चैनल की लिंक डाल दी, जैसे कि इंडियन एआई प्रोडक्शन, राइट? मेरी वेबसाइट भी और मेरा चैनल भी है। तो इसी तरीके से आप कोई ब्लॉग लिखते हो तो वो भी चीज यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, मतलब उसकी लिंक मेंशन आप कर सकते हो। नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको डालना है भाई एजुकेशन। एजुकेशन बहुत जरूरी है, मतलब आपने क्या किया है उसके ऊपर भी आपका इंटरव्यूअर और आपका एचआर जज करता है, राइट? मान लो आपने कंप्यूटर साइंस में एजुकेशन किया है और आपने मैकेनिकल में किया है, तो भाई दोनों को अलग टाइप के सवाल आएंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एजुकेशन भी आपको सही तरीके से लेफ्ट साइड के टॉप कॉर्नर में मेंशन करना है, क्योंकि हर एक बंदा एजुकेशन को फोकस करता है। आप जब फ्रेशर होंगे तो
जब आप फ्रेशर होंगे तो एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। आप एक्सपीरियंस होंगे मतलब 5 साल से ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपके एजुकेशन के ऊपर उतना फोकस नहीं किया जाता है। आप एजुकेशन नीचे भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप फ्रेशर हो तो आपको एजुकेशन सबसे ऊपर ही होना चाहिए। और एजुकेशन में क्या होना चाहिए? जैसे कि भाई अपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10 स्टैंडर्ड की वो मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10 की भी ज़रूरत नहीं और 12th की भी ज़रूरत नहीं है। आपका जो लेटेस्ट एजुकेशन है, जैसे आपने बीई किया है, एमटेक किया है, पीएचडी किया है, तो वो आप डालो। मतलब बैचलर्स, मास्टर्स और वो डिग्री का एजुकेशन आपने किया होगा तो वही आप मेंशन करो, बाकी की चीज़ डालने की कोई ज़रूरत नहीं। बिन फालतू रिज़्यूमे में कचरा होता है। हालाँकि मान लो भाई आपने 10th या 12th में अच्छी खासी रैंक हासिल की है, तब आप मेंशन करो। नहीं किया है ना, तो मत मेंशन करो। जैसे कि मेरे कंडीशन में मैंने डाल दिया भाई, मैंने इंजीनियरिंग किया आईटी में फ्रॉम इंडियन एआई प्रोडक्शन यूनिवर्सिटी में, और कौन से साल में किया है वो आप मेंशन करो। जैसे कि आप आईआईटी बंदे हो तो मोस्टली वो आईआईटी बंदे डालते भाई बीई इन आईटी फ्रॉम आईआईटी, जो भी आपका सिटी होगा, कानपुर होगा, दिल्ली होगा, बॉम्बे होगा, तो वो डालते अपना ईयर। वो आपको डालना ज़रूरी है। और आपका कॉलेज उतना ज़बरदस्त नहीं तो आप क्या करो, डायरेक्ट आपकी यूनिवर्सिटी का नाम डालो। आपका कॉलेज अच्छा है तो आप क्या करो, आपका इंजीनियरिंग फ्रॉम एक्स-वाई-जेड कॉलेज, और आपका कॉलेज अच्छा नहीं है, आपकी यूनिवर्सिटी का आप नाम को डालना पड़ेगा। और कौन से साल में किया, वो ज़रूरी है। भाई उसके हिसाब से एक्सपीरियंस काउंट किया जाता है, राइट? तो वो डालना ज़रूरी है। एकदम सिंपल, एक लाइन के अंदर मैंने अपना एजुकेशन मेंशन कर दिया। अब मान लो मैंने अच्छे खासे मार्क हासिल किए होते, स्कोर होता, तो मैं अपना स्कोर भी डालता। बट भाई मैंने उतना स्कोर नहीं लिया है, तो मैंने यहाँ पर अपना स्कोर नहीं डाला है, राइट? नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमारा एजुकेशन आ चुका है, हमारा कॉन्टैक्ट आ चुका है। नेक्स्ट आपको डालना है भाई सर्टिफिकेट्स। मान लो आपने कोई पर्टिकुलर फील्ड में सर्टिफिकेट्स किए तो आपको मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि आपका जब सर्टिफिकेट देखा जाएगा तो जो इंटरव्यूअर है, जो टैलेंट एक्विजिशन पर्सन है, उसके पास कॉन्फिडेंट आ जाता है आपके रिज्यूमे को फॉरवर्ड करने के लिए। तो आपको यहाँ पर आपके सर्टिफिकेट डालने हैं, तो सर्टिफिकेट में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं डालना है। जैसे कि भाई मैंने लिखा है मशीन लर्निंग फ्रॉम इंडियन एआई प्रोडक्शन, वो आप डाल दो। आप ईयर भी डाल सकते हो आप चाहो तो। उसके बाद डीप लर्निंग फ्रॉम इंडियन एआई प्रोडक्शन, पाइथन प्रोग्रामिंग फ्रॉम इंडियन एआई प्रोडक्शन, सी प्रोग्रामिंग फ्रॉम इंडियन एआई प्रोडक्शन, एमएलओप्स फंडामेंटल, सीआई/सीडी, सिटी पाइपलाइन ऑफ एमएल विद एज्योर फ्रॉम इंडियन एआई प्रोडक्शन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी फ्रॉम इंडियन एआई प्रोडक्शन। तो यहाँ पर देखो सर्टिफिकेट मैंने जो फील्ड है उसकी रिलेटेड ही डाली है। आलतू फालतू मैंने सर्टिफिकेट नहीं डाले। इसके अलावा मैंने ढेरों सर्टिफिकेट किए, लेकिन वो चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं की, राइट? और उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट वो डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए। जैसे कि मशीन लर्निंग मैंने एक्स-वाई-जेड इंस्टीट्यूट से किया और दूसरा मशीन लर्निंग कोर्स मैंने एबीसीडी इंस्टीट्यूट से लिया। तो जो बेस्ट है वो डालो, कॉपी डुप्लीकेट मत करो। तो आपके सर्टिफिकेट डालना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि भाई आपके पास सर्टिफिकेट होने ही चाहिए। आपके पास नॉलेज हो ना तो वो आप मेंशन करो, बट सर्टिफिकेट हो तो वो भी अच्छा है, नहीं हो तो भी अच्छा है। नहीं है तो आपके पास आपका टैलेंट शो करने के लिए, जैसे कि मैंने यूट्यूब और ब्लॉगिंग किया है, वो उस तरीके से आपको कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद प्रोजेक्ट आपको करने पड़ेंगे बेहतरीन तरीके से, ताकि आपके सर्टिफिकेट हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैंने किए तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए है। आपको भी दिखाना था इसीलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किए, राइट? नेक्स्ट आपको क्या डालना है, आपने सर्टिफिकेट डाल दिया। उसके बाद आती है भाई लैंग्वेज। अब लैंग्वेज क्यों ज़रूरी है? हालाँकि हर एक डेटा साइंटिस्ट को इंग्लिश आना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बोलते हैं कि भाई इंग्लिश ज़रूरी है। हाँ, मेरे दोस्त इंग्लिश ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपके टीम में मान लो साउथ इंडियन पीपल है, तो साउथ इंडियन पीपल को हिंदी आती नहीं है, तो भाई आपके टीम में तो बात करना पड़ेगा, तो इंग्लिश ज़रूरी होती है। नेक्स्ट, जब आपका क्लाइंट रहता है, इंडिया का नहीं रहता है, इंटरनेशनल क्लाइंट रहता है, तो उसके बाद आपको उस सिचुएशन में भी आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है, क्योंकि भाई उसको हिंदी और या आपकी रीजनल लैंग्वेज तो आएँगे नहीं। राइट? तो इसीलिए आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि भाई आपको इंग्लिश नहीं आता तो आपका काम नहीं जमता। मान जैसे कि मेरे कंडीशन में मैं भाई महाराष्ट्र में था तो महाराष्ट्र में मैक्सिमम लोग मराठी और हिंदी बात करते थे, और उसमें साउथ इंडियन बंदा नहीं था तो हिंदी या मराठी में काम होता था। जब मैं दिल्ली के कंपनी में काम करता था तो वहाँ पर मैक्सिमम लोग हिंदी में ही बात करते थे, तो वहाँ पर मैं हिंदी में ही बात करता था। मीटिंग और हमारा टीम लीड हो, हमारा मैनेजर हो, हमारा या ओनर हो, वो हिंदी में बात करते थे तो हम हिंदी में बात करते थे। तो डिपेंड करता है भाई आपका क्लाइंट और आपकी टीम में कौन-सी रीजन के बंदे हैं, उसके हिसाब से लैंग्वेज बोली जाती है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है भाई मेरे लैंग्वेज वो है हिंदी, इंग्लिश और टिंगटोंग। तो यहाँ पर आप टिंगटोंग मतलब कोई भी रीजनल लैंग्वेज आप डाल दो। और इसके बाद इंग्लिश, हिंदी और टिंगटोंग मतलब ये तीनों लैंग्वेज है, आपने डाल दी। पर वो लैंग्वेज आपको कितनी आती है, वो भी तो मेंशन करना पड़ेगा ना, राइट? ताकि मान लो आपको यूएस को भेजना है या यूके को भेजना है तो भाई आपकी इंग्लिश अच्छी खासी होनी चाहिए। मान लो आपकी इंग्लिश अच्छी खासी नहीं तो आपका क्लाइंट या आपकी कंपनी आपको यूएस या यूके में नहीं रेफर करेंगे। तो यहाँ पर आपको डालना है, जैसे मैंने स्टार डाले
तो मेरे को भाई इंग्लिश अच्छी आती नहीं तो मैंने 4 स्टार डाल दिए, मेरे को हिंदी बहुत ज़बरदस्त आती है तो मैंने 5 स्टार डाल दिए, मुझे टिंग टोंग लैंग्वेज अच्छी आती है तो मैंने 5 स्टार डाल दिए। तो ऐसे आपको स्टार डालने हैं ताकि आपका जो रिज्यूमे वो अट्रैक्टिव दिखे, थोड़ा यूनिक दिखे, राइट? नेक्स्ट आपको डालना है भाई अचीवमेंट, ये बहुत ज़रूरी है। इससे शो करता है कि भाई आप कितने एक्टिव हो। अचीवमेंट से आपका रिज्यूमे शो करता है भाई आप कितने एक्टिव हो। तो यहाँ पर जैसे कि आप मॉनिटर होंगे या आप कोई अपने अवार्ड भी अचीव किया होगा या आपने कोई समाज सेवा का काम किया है, राइट? और ऐसे आपने कोई भी काम किए होंगे जिसमें आपको सर्टिफिकेट मिले होंगे एक्सेप्ट फ्रॉम योर फील्ड या उस फील्ड के रिलेटेड भी, तो वो आप चीज अचीवमेंट में डाल सकते हो। या कोई भी आपने काम किया होगा जिससे आपको लग रहा है कि हाँ भाई मैंने जिंदगी में कुछ तो उखाड़ा है, ये आपको ऐसा लगता हो ना, तो आप अचीवमेंट में डाल दो। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने डाल दिया कि भाई मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था मेगा प्रोजेक्ट में, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो उसमें भाई मैंने चार्टिंग डिटेक्शन इन एग्जाम सेंटर ऐसे इस तरह की कुछ एप्लीकेशन बनाई थी, वो नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन था और उसमें मुझे भाई प्राइज मिल गया था, वो हेल्प किया था इंडियन एयर प्रोडक्शन ने। तो यहाँ पर जैसे मैंने अपने वेबसाइट का नाम डाला है, यूट्यूब चैनल का नाम डाला है, आप यहाँ पर आपके कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, जो भी इंस्टीट्यूट हो जिसने ऑर्गेनाइज किया होगा वो डाल दो। और उसके बाद मैंने बोला भाई फर्स्ट प्राइज इन इवेंट हैकाथॉन, जैसे कि आपको हैकाथॉन में जाते हो तो वो डाल दो भाई, जो भी लेवल का हैकाथॉन होगा वो आप डाल दो, और किसने हेल्प किया, किसने ऑर्गेनाइज किया वो भी आप डाल सकते हो। जैसे मेरे कंडीशन में मैंने डाला है इंडियन एयर प्रोडक्शन वाईटी चैनल ने ऑर्गेनाइज किया था वो हैकाथॉन। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर डाला 2 टाइम्स अवार्ड फ्रॉम बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द क्वार्टर एट इंडियन एयर प्रोडक्शन। तो भाई ये मेरे कंपनी में जो अवार्ड मिला था, 2 बार मिला था, कई 2 बार मिला था। क्वार्टरली क्वार्टरली रिकॉग्नाइज करते बंदे को, तो भाई मुझे 2 बार अवार्ड मिला था और उसमें अपने को पैसे भी मिलते हैं। हाँ, जब भी कोई कंपनी आपको अवार्ड देते हैं ना तो 5,000 10,000 डिपेंड करता है भाई कंपनी के हिसाब से आपको अवार्ड मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, या कोई प्राइज मिलता है या कोई गिफ्ट मिलता है, राइट? नेक्स्ट यहाँ पर है बेस्ट टीचर अवार्ड फ्रॉम गूगल, ये मुझे कुछ मिला नहीं, मैंने जस्ट यहाँ पर डाल दिया है, राइट? इस तरीके से आप कोई भी आप अचीवमेंट डाल सकते हो। तो ये हो गया भाई आपका लेफ्ट पोर्शन। ये जो पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे आपका एक्सपीरियंस शो नहीं कर रहा है, आपका प्रोजेक्ट शो नहीं कर रहा है। बट हाँ, इससे भी आपको कोई भी आपका जो एचआर है, कोई भी जो रिक्रूटिंग मैनेजर है या टैलेंट एक्विजिशन टीम है, इस पोर्शन को देखने के बाद भी आपको कॉल कर सकती है। लेकिन यार इसमें 2 चीज़ मिसिंग है। क्या चीज़ मिसिंग है? 2 चीज़ मिसिंग है, लेकिन वो चीज़ नहीं भी होंगी तभी भी मैंने ऊपर का जो पोर्शन है 10 या 15% का जो पोर्शन है, उसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि भाई मेरे पास क्या चीज़ है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो इससे भी आपको कॉल आ सकते हैं। लेकिन यार अब मान लो हमने इतना कुछ लिखा है तो इसके ऊपर हमने ऐसी स्ट्रॉन्ग चीज़ डालेंगे ना, तो उससे आपका जो एचआर मैनेजर है, जो रिक्रूटिंग टीम है, वो आपको कॉल करेंगे ही, मतलब करेंगे ही। तो वो चीज़ है दोस्तों स्किल्स। तो स्किल्स आपको डालनी है। तो स्किल्स कहाँ पर डालनी है? स्किल्स कभी भी आपको ऊपर डालने, पहले के ज़माने में लोग नीचे डालते थे या इधर-उधर डालते थे। लेकिन यार स्किल्स आज के ज़माने में ऊपर डालना है। तो मेरे पास ऐसे प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई मुझे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी ऊपर डालनी थी, मुझे स्किल्स भी ऊपर डालनी थी, तो मैंने क्या कर दिया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। मैंने अपने पेज को स्प्लिट कर दिया और स्प्लिट करने के बाद भी जो चीज़ मुझे ज़्यादा हाइलाइट करनी है तो वो भी मैंने लेफ्ट साइड डाल दिया, लेकिन वो चीज़ें छोटी है तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा नैरो कर दिया। और उसके बाद मुझे जो स्किल्स है, जो मेरे प्रोजेक्ट है, वो मुझे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है, तो इसलिए मैंने राइट साइड में एक बड़ा कॉलम लिया और उसमें मैं अच्छी तरीके से जो भी कुछ चीज़ है वो डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो इस तरह से आपका पेज को स्प्लिट करना है। अब यहाँ पर बोलूँगी भाई मुझे 20% 30% कॉलम का साइज़ लेना है, 50% लेना है, तो ये डिपेंड करता है भाई आपके ऊपर। आप क्या कर सकते हो, 30% या 40% साइज़ ले सकते हो लेफ्ट कॉलम का, राइट? अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको मेन चीज़ डालनी है स्किल्स, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। स्किल्स सही तरीके से डालो क्योंकि उसके ऊपर ही आपको जज किया जाता है कि भाई मान लो मेरे कंपनी में मुझे कंप्यूटर विज़न का बंदा चाहिए, तो स्किल्स में कंप्यूटर विज़न के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मुझे एनएलपी का बंदा चाहिए तो एनएलपी के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मुझे एमएलओप्स का बंदा चाहिए तो मुझे एमएलओप्स के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मुझे पाइथन डेवलपर चाहिए तो पाइथन डेवलपर में भी भाई डिजांगो आता है, एसक्यूएल आता है, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उस पर्टिकुलर डेज़िग्नेशन के लिए वो चीज़ें सारे के सारे उस स्किल्स में मेंशन होना चाहिए। और आपको एक सिंपल रास्ता बताना चाहूँगा, जिस भी कंपनी को आप अप्लाई कर रहे हो, उस कंपनी के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी या स्किल्स में जो भी स्किल्स अवेलेबल है, वो स्किल्स आपके रिज़्यूमे में किसी भी हालत में अवेलेबल होनी चाहिए। मान लो उसमें से एक भी स्किल आपके रिज़्यूमे में नहीं रहती है, तो हो सकता है कि जो हायरिंग टीम है वो आपको कॉल ही ना करे, राइट? तो इसलिए वो चीज़ें आपके स्किल में होनी चाहिए। तो चलो यार स्किल इस पार्ट में हम आते हैं और यहाँ पर आपको स्किल जो पोर्शन ना वो सही तरीके से मेंशन करा है। जैसे मैंने यहाँ पर नाम लिखा है स्किल्स, कितना अच्छा दिख रहा है, मतलब उसके ऊपर मेरी नज़र जा रही है। इस तरीके से आपको स्किल्स इस पार्ट को लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको स्किल्स को डालना है। जैसे कि सबसे पहले डेटा साइंस इस फील्ड में आपको पाइथन आनी चाहिए, तो मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाइथन लिखा है। एसक्यूएल आना चाहिए, डिपेंड करता है कभी आना चाहिए, कभी नहीं आना चाहिए, राइट? तो एसक्यूएल भी मैंने मेंशन कर दिया है। सी
मैंने मुझे आता था तो मैंने लिख दिया, आपको जावा आती है तो आप जावा लिख लो, राइट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखनी है। तो जो सबसे बेहतरीन चीज़ है, जो हमारे पोजीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सबसे पहले लिखो, और जो नहीं है वो आप लास्ट में लिख सकते हो। नेक्स्ट है लाइब्रेरीज। तो लाइब्रेरीज भैया नमपाई, पांडास, मैटप्लोलिब, सीबॉन, साइकिटर्न, सीवी2, टेंसरफ्लो, केरास, पाइटॉर्च, एनएलटीके, ये तो आपको आना ही चाहिए। आज के ज़माने में क्या आना चाहिए? जो यहाँ पर लाइब्रेरीज मैंने मेंशन की, वो आना ही चाहिए। इसके अलावा भी आपको ढेर सारी लाइब्रेरीज आपके प्रोजेक्ट में यूज़ की जाती है। मैंने इससे ज़्यादा लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया है, लेकिन मैंने उनको मेंशन नहीं किया, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही यहाँ पर मेंशन आपको करनी है, राइट। तो ये जो लाइब्रेरीज वो किसी भी हालत में आपके रिज्यूमे में होनी ही चाहिए। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजीज। कौन सी टेक्नोलॉजी आपको आनी चाहिए? जैसे कि डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डीप लर्निंग डबल हो गया यार, हाँ, तो डीप लर्निंग ये इसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर विजन, उसके बाद है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, उसके बाद डेटा एनालिसिस, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा व्रैंगलिंग एंड एमएलओप्स। तो ये सारे की सारी चीजें आपके रिज्यूमे में मेंशन होनी चाहिए जब आप एक्सपीरियंस बंदे होंगे। तो फ्रेशर होंगे तो भाई कंप्यूटर विजन डालो या एनएलपी डालो, दोनों में से एक तो होना चाहिए। और डीप लर्निंग तो किसी भी हालत में होना चाहिए। और डेटा एनालिसिस, डेटा विजुअलाइजेशन ये तो रहने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एमएलओप्स नहीं रहेगा क्योंकि आप फ्रेशर हो। और डेटा व्रैंगलिंग ये होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है आपको आता है कि नहीं आता है, राइट। तो ये चीजें आपको डालना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके नेक्स्ट आपके इसमें होना नेक्स्ट आपके स्किल में होना चाहिए डिप्लॉयमेंट। तो आज के डेट में आपको बताना चाहूंगा यार, आप एक्सपीरियंस हो या फ्रेशर हो, दोनों को डिप्लॉयमेंट का नॉलेज तो होना चाहिए। तो आप एडब्ल्यूएस में नॉलेज हो तो आप एडब्ल्यूएस डालो, आप जीसीपी हो तो जीसीपी का डालो, एजर हो तो एजर का डालो। एज डिवाइस का हो, जैसे कि आप रोबोटिक्स में काम करना चाहते हो तो आपको एज डिवाइस का नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि एनवीडिया जेटसन नैनो, एनवीडिया जेटसन एजीएक्स, एनवीडिया जेटसन टी2 टी1, ऐसे कुछ डिवाइसेस है। उसके बाद आपका आपका क्या है, आपका जैसे कि गूगल का कोरल है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एज डिवाइस है, उसके आप नाम डाल सकते हो। और उसके बाद डॉकर तो किसी भी हालत में आपको आना चाहिए। डॉकर बहुत बड़ी मतलब कॉम्प्लेक्स चीज नहीं, एकदम सिंपल चीज है। तो डॉकर की दो चार कमांड है, उस कमांड को याद कर लो, और उसके बाद भाई यहाँ पर उस डॉकर वर्ड को मेंशन कर दो। डॉकर के आपको कमांड आनी चाहिए, ये मेंशन करो किसी भी हालत में आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो, राइट। डिप्लॉयमेंट का पार्ट एडब्ल्यूएस, हेरोकू, गूगल कुछ भी डाल दो एक, और उसके बाद डॉकर डाल दो। ये डिप्लॉयमेंट में होने ही चाहिए, आप फ्रेश हो या एक्सपीरियंस हो, राइट। तभी तो आपको अच्छा खासा पैकेज मिलेगा ना, नहीं तो 2-3-4 लाख का मिल जाएगा। डिप्लॉयमेंट का काम हो गया। नेक्स्ट आपको डालने टूल्स। जो भी टूल्स का इस्तेमाल करके आप सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हो या मॉडल ट्रेन करते हो, वो टूल्स डाल दो। जैसे कि विजुअल स्टूडियो कोड, मैक्सिमम कंपनी में विजुअल स्टूडियो कोड ही इस्तेमाल होता है, पाइचाम नहीं होता मेरे दोस्त। पाइचाम नहीं, तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जो पाइथन डेवलपर है वो पाइचाम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो डेटा साइंटिस्ट है वो विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि पहले के जमाने में लोग पीवाई फाइल डिजाइन करने के लिए, क्रिएट करने के लिए पाइथन का इस्तेमाल करते थे, नोटबुक फाइल क्रिएट करने के लिए जुपिटर नोटबुक का इस्तेमाल करते थे। लेकिन विजुअल स्टूडियो कोड में दोनों होता है, आप पीवाई फाइल भी क्रिएट कर सकते हो और IPYNP फाइल भी क्रिएट कर सकते हो। इसलिए मैक्सिमम कंपनी विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल करते हैं। और अभी कोविड में आप रिमोट वर्क करते हो तो आपको एसएसएच करना पड़ता है आपके वीएम का, तो विजुअल स्टूडियो कोड में एकदम सिंपल चीज है, पाइथन में थोड़ा डिफिकल्ट है। इसलिए आप विजुअल स्टूडियो कोड का नॉलेज होना चाहिए। आप फ्रेशर होंगे तो आपके लिए ये प्रो टिप है, आपको विजुअल स्टूडियो कोड ही आना चाहिए। आपको इंस्टीट्यूट में जाते हो तो आपको पाइथन या जुपिटर नोटबुक में काम सिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जुपिटर नोटबुक तो आना ही चाहिए, लेकिन विजुअल स्टूडियो कोड भी आना चाहिए। उसके अलावा आपको एनाकोंडा नेविगेटर भी आना चाहिए, क्योंकि आपको डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट्स क्रिएट करने हैं। तो ये सब चीजों को आप एक्सप्लोर कर लो यार। आप फ्रेशर होंगे तो, एक्सपीरियंस होंगे तो ऑब्वियसली यार आपको ये पता है, बट फ्रेशर होंगे तो आप सबको इस्तेमाल करो, उसके बाद फिर विश्वास करो। नेक्स्ट वर्जनिंग में क्या होता है, जैसे कि आपने मॉडल 1 बना दिया, उसके बाद आप मॉडल 2 बनाते हो, मॉडल 3 बनाते हो, तो भाई उसको मेंटेन करना पड़ेगा ना। आप कोड को अपडेट करते हो तो उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसके लिए कंपनी में गिटहब या बिट बकेट का इस्तेमाल करते हैं। बिट बकेट ये पेड सर्विस है, तो भाई मैक्सिमम कंपनी बिट बकेट का ही इस्तेमाल करते हैं। एज अ फ्री यूजर वो गिटहब का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके ज्यादा कुछ कमांड नहीं यार, एक दिन के अंदर आप दो चार सौ नहीं यार, 10 मैक्सिमम 10 कमांड है, उस कमांड को रट लो, आपका गिटअप एंड बकेट का काम हो गया। ये आना चाहिए मेरे दोस्त, फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रेजेंटेशन। जब भी आप कोई मॉडल क्रिएट करते हो, राइट, या आपका कुछ प्रॉब्लम रहता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप सोल्यूशन क्रिएट करते हो, तो उस सोल्यूशन को आपको एक्सप्लेन करना है आपके मैनेजर को, क्लाइंट को, स्टेक होल्डर को या टीम लीड को। तो आपको कुछ एप्लीकेशन है वो आने चाहिए, क्योंकि आप जो भी लिखने वाले हो, उसका डॉक्यूमेंट बनाओगे। तो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप MS वर्ड का इस्तेमाल करोगे, प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट का इस्तेमाल करोगे,
कुछ डेटा को सही तरीके से फॉर्मेट में रखने के लिए एक्सेल का इस्तेमाल करोगे, तो वो चीज़ें आपको आनी ही चाहिए किसी भी हालत में। आना नहीं चाहिए, आनी ही चाहिए, आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो। उसके बाद कोई कंपनी जीरा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपका जो भी प्लान रहता है ना कि भाई इस 1 दिन में क्या करने वाला, 2 दिन में क्या करने वाला, 3 दिन में क्या करने वाला, या कोई भी आपके टास्क रहते हैं, वो टास्क असाइन की जाती है। तो टास्क असाइन करने के लिए जीरा ये सॉफ्टवेयर है। ये एटलासियन एक बहुत बड़ी कंपनी है, उस बड़े कंपनी का एक सॉफ्टवेयर है जीरा। उसके बाद कॉन्फ्लुएंस, तो जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करते हो डॉक्यूमेंटेशन के लिए, उसी तरह से कॉन्फ्लुएंस है, ये भी एटलासियन कंपनी का है। कंपनी में कॉन्फ्लुएंस ये जो सॉफ्टवेयर है वो भी इस्तेमाल किया जाता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए कॉन्फ्लुएंस को भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी फ्री सर्विस है, आप फ्री सर्विस से भी आप पढ़ सकते हो भाई कॉन्फ्लुएंस किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, जीरा को भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आपको वर्ड आता है तो आप कॉन्फ्लुएंस का आसान तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, एकदम सिंपल है। या आप गूगल शीट है, गूगल वर्ड है, गूगल स्लाइड है, वो भी आपको आना ज़रूरी है, राइट? तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो ये होगी भाई स्किल्स। स्किल्स को इस तरीके से डालना है, मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, जो भी कंपनी को आप रेफर कर रहे होंगे, उस कंपनी की जो भी स्किल्स है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें जो भी स्किल्स है, वो स्किल्स आपकी स्किल्स पोर्शन में होनी चाहिए। हर एक स्किल आपके इस पोर्शन में होनी चाहिए। नहीं होंगी तो आपकी रिजेक्शन के चांसेस हाई है। तो इसलिए आपको स्किल्स डालनी है। नेक्स्ट, मुझे पता है दोस्त ये जो वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, मुझे भी पता है यार, एडिट करने के लिए भी मेरा दिमाग घूमने वाला है। बट यहाँ पर हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करना ये मेरा काम है, क्योंकि आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है भाई, तो आपका रिज्यूमे भी इस तरीके से होना चाहिए ताकि आपको कॉल आए। तो ये हो गया भाई स्किल्स का। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस। आप एक्सपीरियंस बंदे होंगे तो आपको एक्सपीरियंस डालना है। आप एक्सपीरियंस नहीं होंगे तो आपको क्या करना है, आपके प्रोजेक्ट यहाँ पर लिखना है प्रोजेक्ट। तो फिलहाल मैं एक्सपीरियंस बंदे के बारे में बात कर रहा हूँ, तो एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। आगे चल के मैं बताने वाला कोई फ्रेशर बंदे को किस तरीके से रिज्यूमे डिजाइन करना है, ये पोर्शन किस तरीके से फिल करना है। लेकिन आपको स्किप नहीं करना है, आप फ्रेशर होंगे ना तभी भी आपको देखना ही है, क्योंकि इसको थोड़ा-सा चेंज करना है आगे चल के। तो यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस डालना है। एक्सपीरियंस में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके लेफ्ट साइड में आपकी कंपनी का नाम होना चाहिए। उसके बाद उस कंपनी में आपकी पोजीशन क्या है वो होना चाहिए, और राइट साइड में आपने उस कंपनी को कहाँ से स्टार्ट किया, मतलब कब जॉइन किया था और कब तक उस कंपनी में काम किए हो आप, वो मेंशन करना है। और उसके बाद मैक्सिमम लोग इतना ही लिखते हैं, और इससे मेरा दिमाग तो भाई हर दिन खराब होता है, क्योंकि यार मैं डेली 2-3 इंटरव्यू लेता हूँ और मुझे वहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ता है भाई। उसने 1 जनवरी और अक्टूबर मैंने डबल डाल दिया क्या? हाँ, यहाँ पर मैंने गलत काम कर दिया। जनवरी और अक्टूबर ये 2 मंथ मैंने डाल दिए एक साथ, दोनों में से कोई भी आपको डालना पड़ेगा, मतलब एक महीने का नाम ही डालना पड़ेगा। तो वो बोलता है कि भाई मैंने 1 जनवरी 2022 से काम स्टार्ट कर दिया है, और वहाँ पर टिल लिखा है। तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ता है भाई उसने कितने महीने काम किया, कितने साल काम करते। मान लो यहाँ पर 2022 की जगह पर 19, 17 और कोई भी रैंडम नंबर रैंडम मंथ होगा। उसके बाद उसने कोई 2020 या 21 में कोई एक्स-वाई-ज़ेड मंथ में उसने काम कंप्लीट कर दिया है, या तब तक ये उस कंपनी में काम कर रहा था। तो यार मुझे मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ता है भाई उसने उसने कितने साल और कितने महीने उस एक्स-वाई-ज़ेड कंपनी में काम किया है। तो इससे क्या होता है, इंटरव्यूअर या एचआर का दिमाग खराब होता है। तो आपको क्या करना है, उनका काम सिंपल करना है। जितना उनका काम आप सिंपल करेंगे उतने वो आपको लाइक करेंगे। क्या करेंगे? जितना उनका काम आप सिंपल करेंगे एचआर का या इंटरव्यूअर का, उतने वो बंदे आपको लाइक करेंगे। तो उस तरीके से आपको रिज्यूमे डिज़ाइन करना है। तो जैसे कि मैंने उनका काम सिंपल कर दिया कि भाई ने मैंने बोला कि भाई इंडियन एयर प्रोडक्शन इस कंपनी में मैं लीड डेटा साइंटिस्ट था, और मैंने वहाँ पर अभी 9 महीने 9 प्लस लिखा है मैंने, मतलब ये मेरे महीने बढ़ते रहेंगे। तो 9th मंथ मेरे हो चुके। तो यहाँ पर उनका काम सिंपल हो चुका है उनको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो इस तरीके से आपको एक्सपीरियंस लिखना है। अब एक्सपीरियंस लिखने के बाद आपने प्रोजेक्ट क्लिक किए होंगे उस कंपनी में, तो नेक्स्ट आपको लिखना है प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पर जैसे मैंने डाल दिया प्रोजेक्ट्स, और उसमें आपको क्या करना है, जो भी प्रोजेक्ट आप कर रहे होंगे उस प्रोजेक्ट का आपको नाम लिखना है, और उसके बाद वो प्रोजेक्ट कौन से डोमेन से बिलोंग करता है वो भी लिखना है। बहुत सारे बंदे सिर्फ उसी प्रोजेक्ट का नाम लिखते हैं, लेकिन यार आपको डोमेन का नाम लिखना है। मान लो मेरी कंपनी हेल्थ केयर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करे, हेल्थ केयर डोमेन में काम करे, और आपका प्रोजेक्ट हेल्थ केयर डोमेन का होगा, आपके पास एक्सपीरियंस होगा, तो मैं आपको ज़्यादा प्रायोरिटी दूँगा, राइट? तो इसलिए आपको आपका डोमेन भी मेंशन करना है प्रोजेक्ट के सामने है। और यहाँ पर देखो मैंने किस तरीके से लिखा है, मैंने नेम लिखा है, उसके बाद कोलन लिखा है, उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम लिखा है। तो इस तरीके से आपको लिखना है, सिर्फ प्रोजेक्ट का नाम नहीं लिखना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है? नेक्स्ट आपको लिखना है भाई एम। आपके प्रोजेक्ट का मेन एम क्या है? तो जैसे कि मेरा प्रोजेक्ट है एम्प्लॉयी हायरिंग ऑटोमेशन, और मेरा डिपार्टमेंट है एचआर। उसके बाद इस प्रोजेक्ट का भाई मेन काम क्या है? एम क्या है? गोल क्या है? ये आपको मेंशन करना है। तो जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, क्लासिफाई द कैंडिडेट टू सेलेक्ट और रिजेक्ट फॉर स्पेसिफिक पोजीशन। मान लो मुझे डेटा साइंस पोजीशन के लिए कैंडिडेट हायर करना है, पाइथन डेवलपर के लिए करना है, जावा डेवलपर के लिए करना है, उसके लिए मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ये मेंशन यहाँ पर हो रहा है। और एक क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम, मतलब उस पर्सन को
उस पर्सन को हायर करना या उसको रिजेक्ट करना। अब ये तो मेरा गोल हो चुका है। अब मेरा सवाल आएगा भाई इस प्रोजेक्ट को सॉल्व करने के लिए उस बंदे ने क्या किया, उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, तो वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट के एरिया में। तो यहाँ पर आपको लिखना है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने बोला कि भाई मैं क्या करता था इस प्रोजेक्ट में, तो मैंने क्या किया है, तो सोर्स द रिज्यूमे एंड अदर फीचर्स फ्रॉम जॉब पोर्टल्स and classify the candidates to hire or reject for multiple position, train and test multiple machine learning supervised classification algorithms and achieve precision 98% and recall 98.5%। राइट, तो यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा, मैंने किस चीज को हाईलाइट किया, मैंने प्रिसीजन एंड रिकॉल को हाईलाइट किया क्योंकि मुझे अच्छी खासी वैल्यू मिली, मुझे 98% प्रिसीजन मिला है, मुझे रिकॉल 98% मिला है। तो भाई ये बहुत बड़ी चीज है डेटा साइंस प्रोजेक्ट में, इसलिए मैंने इसको मेंशन किया। और ये प्रोजेक्ट होने के बाद इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, मैंने तो प्रोजेक्ट कर लिया। देखो यार, आपको चीज बताना चाहूंगा, जब भी आप कोई मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हो कोई पर्टिकुलर मॉडल को चूज करने के लिए, लेकिन बिजनेस में आपका जो भी मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स मायने नहीं रखता है। क्या रखता है, आपका मशीन लर्निंग जो मॉडल है उसका जो एक्यूरेसी है, जो भी प्रिसीजन है, जो भी रिकॉल है, जो भी मैट्रिक्स है, वो मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है, आपका जो भी मॉडल है, जो भी सॉफ्टवेयर है, उससे कितना बिजनेस बढ़ा। क्या हुआ, आपका जो भी मॉडल है, जो भी सॉफ्टवेयर, उससे कंपनी का रेवेन्यू कितना बढ़ा, उसका जो एफर्ट्स है वो कितना बढ़ा, कम हुआ, और प्रॉफिट कितना हुआ। वो प्रॉफिट वो बिजनेस का मैट्रिक्स होता है। बिजनेस का मैट्रिक्स करता है प्रॉफिट, एफर्ट्स कितने कम हो चुके हैं, राइट, और ग्रोथ कितनी हो चुकी है, वो मैट्रिक्स होता है। वो मैट्रिक्स बढ़ना चाहिए आपके प्रोजेक्ट से। आपके प्रोजेक्ट का मैट्रिक्स बढ़ा है वो कोई मैटर नहीं करता। जैसे कि यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया कि भाई रिड्यूस 95% ऑफ टाइम ऑफ एचआर डिपार्टमेंट टू हायर द कैंडिडेट। तो ये भाई बिजनेस का मैट्रिक्स है। क्या मैट्रिक्स है, क्योंकि मैट्रिक्स ये कि भाई कंपनी को बंदे को हायर करने के लिए बहुत टाइम लगता था, तो हमने इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके उनका टाइम रिड्यूस कर दिया 95%। तो इस तरीके से आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में मेंशन करना है, ये चीज आपको मेंशन करनी है। ये चीज आप मेंशन करोगे तो बोलेंगे भाई हाँ यार, ये जो बंदा है ना ये जबरदस्त बंदा है, राइट। तो ये चीज आपको लिखना है। क्या लिखना है, आपका प्रोजेक्ट ने किस तरीके से एक्यूरेसी हासिल किया, उसके बाद उस एक्यूरेसी से आपका जो जो बिजनेस प्रॉब्लम था वो बिजनेस प्रॉब्लम को क्या इम्पैक्ट पड़ा, राइट। तो ये चीज आपको डालनी है। नेक्स्ट, जो आपने प्रोजेक्ट लिखा है, जो बनाया है, डिजाइन किया, उसके लिए टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल की थी, तो वो टेक्नोलॉजी आपको डालनी है यहाँ पर टेक स्टैक में। जैसे यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट एआई का इस्तेमाल किया है, रेगिक्स का इस्तेमाल किया, ओसीआर का इस्तेमाल किया, एनएलपी का इस्तेमाल किया और सीवी का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर आपके एल्गोरिथम्स के नाम मेंशन करें, कौन सी टेक्नोलॉजी आपने यूज किया इस प्रोजेक्ट को सॉल्व करने के लिए, वो मेंशन करनी है, राइट। तो ये भाई ये मेन सिंटैक्स है। अब ये सिंटैक्स हर प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई होगा। क्या होगा, ये जो मैंने सिंटैक्स बताया ना, नेम, एम, रूल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड टेक स्टैक, तो जितने भी प्रोजेक्ट आपने कोई एक्स वाई जेड कंपनी में किए होंगे या पर्सनल प्रोजेक्ट किए होंगे, तो ये सारे के सारे चीज उस प्रोजेक्ट के अंदर मेंशन होनी जरूरी है, राइट। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन डालनी है। अब मान लो आपने और दूसरे कोई कंपनी में काम किया होगा, तीसरे कंपनी में काम किया होगा, तो भाई उसके लिए क्या फॉर्मेट है, कुछ फॉर्मेट में अभी आपको जस्ट सेम सिंटैक्स कॉपी पेस्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, मैंने दूसरे कंपनी में काम कर रहा था, तो यहाँ पर मैं इंडियन एआईपी कंपनी में काम कर रहा था, तो वहाँ पर मेरी डेजिग्नेशन थी डेटा साइंटिस्ट, और मैंने कब से काम स्टार्ट किया और कब तक मैंने एंड किया वो भी मेंशन कर दिया। और यहाँ पर देखो सबसे बड़ी चीज क्या है, जैसे देखो 13 दिसंबर 2011 से मैंने काम स्टार्ट किया था और 31 दिसंबर 2021 तक मैंने काम इस कंपनी में मैंने काम किया है। तो भाई इसमें कितने साल मैंने काम किया है, तो ये एचआर को या इंटरव्यू को कैलकुलेट करना पड़ता है। उनका काम आपने आसान कर दिया, यहाँ पर आपने लिख लिया 10 ईयर्स। तो भाई वो टाइम नहीं देखेगा, वो देखेंगे भाई इसने कितना साल उस कंपनी में काम किया, तो वो चीज के ऊपर उसका ज्यादा फोकस रहेगा। और उसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया, जो 30 डेट है उसको हाईलाइट नहीं करना था, ये मेरा एरर है, बट 10th ईयर, जो 10 ईयर है उसको हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, वो यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिया। और उसके बाद भाई इसमें प्रोजेक्ट, जैसे कि मैंने ऊपर का जो सिंटैक्स है वही सेम सिंटैक्स से आपको फॉलो करना है, बस प्रोजेक्ट का नाम अलग रहेगा, उसका एम अलग रहेगा, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग रहेंगी और टेक्नोलॉजी उसकी अलग रहेंगी या सेम रह सकती है, राइट। तो इस तरीके से आपको रिज्यूमे डिजाइन करना है। जैसे कि आपकी कंपनीज की इंफॉर्मेशन है 1 2 3 4 कंपनी की, तो भाई सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, जिस कंपनी में आप अभी करंट काम कर रहे होंगे या करंटली आपने उस कंपनी को छोड़ा होगा, तो वो कंपनी सबसे ऊपर आएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी होंगी वो कंपनी नीचे, उसके बाद नेक्स्ट कंपनी होंगी वो नेक्स्ट कंपनी नीचे। मतलब एट द एंड में जो पहले कंपनी को आपने ज्वाइन किया था वो लास्ट में रहेंगी, और जो करंट कंपनी है, जो करंट कंपनी वो फर्स्ट रहेंगे। तो इस तरीके से आपको एक्सपीरियंस में सीक्वेंस फॉलो करना है, राइट। तो भाई ये हो गया मेन रिज्यूमे का फॉर्मेट। अब यहाँ पर क्या होगा,
अब हमारा 2 पेज है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है भाई पेज 1 अप टू, मतलब नेक्स्ट पेज में भी हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन आएंगी। तो नेक्स्ट पेज में अभी यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन आएंगी, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका एक्सपीरियंस रहेगा। मान लो आपने और 2-4 कंपनी में काम किया या मल्टीपल प्रोजेक्ट किए होंगे, तो वही इन्फॉर्मेशन आने वाले नेक्स्ट पेज में रहेंगे। और मान लो रेयर केस में आपका जो लेफ्ट पोर्शन है, लेफ्ट पोर्शन में आपने बहुत कुछ ज़्यादा किया है, वो भी आपको डालना है, तो आप नेक्स्ट पेज में आप कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन लेफ्ट पोर्शन आपका यहीं पे कंप्लीट हो चुका है और आपका सिर्फ एक्सपीरियंस, कंपनी का नाम और प्रोजेक्ट रहेंगे, वही इन्फॉर्मेशन रहेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो लेफ्ट पोर्शन है उसको कंटिन्यू नहीं करना है। तो उसके लिए हमारा नेक्स्ट पेज कैसा रहेगा, तो यहाँ पर आपको मेंशन करना चाहूंगा। हमारा नेक्स्ट पेज रहेगा इस तरीके से, राइट। जैसे प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स और प्रोजेक्ट्स, क्योंकि भाई मेरा जो लेफ्ट पोर्शन था, ये लेफ्ट पोर्शन ऑलरेडी मेरा कंप्लीट हो चुका है पहले ही पेज में। तो आपको सेम जो फॉर्मेट है उसको फॉलो नहीं करना है, आपको इस तरीके का फॉलो, आप इस तरीके का आपको फॉर्मेट फॉलो करना है, राइट। बट हाँ, जो मेरी थीम है, वो थीम आपका जो मेन पेज है ना उससे मैच होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखो, मैंने जो बार लिया है ना, वर्टिकल बार, उसका जो कलर है वो मेरे जो पहली थीम है, मतलब जो पहले पेज का जो थीम है उसको फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो, ये मेरा बार है, यहाँ पर देखो ये मैंने बार डाला है, राइट। तो इसको ये मैच करता है, मतलब मुझे ये यूनिक नहीं लग रहा है, मुझे ये फैमिलियर लग रहा है। जो मेरा पहला पेज था और दूसरा पेज मुझे फैमिलियर लग रहा है, तो ऐसा आपका पेज होना चाहिए, राइट। तो आई होप दोस्तों समझ में आ चुके कि भाई आप एक्सपीरियंस बंदे होंगे तो आपका रिज्यूमे किस तरीके से होना चाहिए। अब आपके दिमाग में आएगा, भाई आपने बोला था यार एक्सपीरियंस बंदा तो हो गया, फ्रेशर को किस तरीके से रिज्यूमे डिजाइन करना है। तो यहाँ पर फ्रेशर को भी सब कुछ चीजें सेम होने वाली है, बस कुछ चीजें हैं वो आपको एडिट करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, चिंता मत करो यार, उसके लिए मैंने डिजाइन किया है आपका रिज्यूमे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो ये रिज्यूमे फ्रेशर के लिए, देखो यहाँ पर कोई चेंजेस है क्या, हाँ यहाँ पर माइनर चेंजेस है, जैसे कि कॉन्टैक्ट सेम रहेगा, यूट्यूब एंड ब्लॉग सेम रहेगा, एजुकेशन सेम रहेगा, सर्टिफिकेट सेम रहेगा, लैंग्वेजेस सेम रहेंगी, अचीवमेंट सेम रहेगा। अचीवमेंट ऐड होंगे जब आप कोई कंपनी में काम करेंगे, तो यहाँ पर 2-4 अचीवमेंट ऐड हो सकती है, राइट। तो लेफ्ट पोर्शन सेम रहने वाला है। ऊपर का जो पोर्शन है ना, जैसे राम श्याम जो आपका नाम रहेगा, उसमें जो भी पोजीशन आपको चाहिए वो पोजीशन आपको लिखनी है। जैसे मुझे डेटा साइंटिस्ट पोजीशन चाहिए, एज ए फ्रेशर हूं मैं, और मुझे डेटा साइंस पोजीशन चाहिए, तो मैंने यहाँ पर लिखा डेटा साइंटिस्ट। आपको जो भी पोजीशन चाहिए वो पोजीशन आप लिख लो। नेक्स्ट राइट साइड में आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने पहले लिखा था कि भाई मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है और मैं फिलहाल लीड डेटा साइंटिस्ट करके काम कर रहा हूँ। बट एक फ्रेशर बंदे को क्या करना है, फ्रेशर बंदे को यहाँ पर फ्रेशर लिखो ही मत। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि भाई डेटा साइंटिस्ट इस पोजीशन में आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है, तो यार मैक्सिमम जो वैकेंसीज अवेलेबल है वो एक्सपीरियंस बंदे को है। फ्रेशर को बहुत कम, बहुत रेयर वैकेंसी अवेलेबल है। जैसे मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा, तो भाई मेरे कंपनी में मान लो मैं 100 पोजीशन डेटा साइंटिस्ट की है, उसमें 2-3 पोजीशन फ्रेशर को रहती है। कितनी, 2-3 पोजीशन फ्रेशर को रहती है। तो इसीलिए आपको फ्रेशर डालना ही नहीं है, आपको डालना है एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस किस तरह से मेंशन करना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है एक्सपीरियंस ऑफ 4 डेटा साइंटिस्ट पर्सनल प्रोजेक्ट, एक्सपीरियंस ऑफ 4 डेटा साइंस पर्सनल प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर आपके पास एक्सपीरियंस है किसका, आपने डेटा साइंस के 4 प्रोजेक्ट बनाए भाई, तो मतलब आपका एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, आप फ्रेशर नहीं हो। उसके बाद मैंने सेम चीज यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया, सॉल्व 4 बिजनेस प्रॉब्लम यूजिंग मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन, सीवी, एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग विद रिस्पेक्ट टू डोमेन एंड डिप्लॉय ऑन क्लाउड प्लेटफॉर्म एंड एडब्ल्यूएस। तो आपने जो भी प्रोजेक्ट डिजाइन किए होंगे, मतलब बिल्ड किए होंगे, तो जो भी आपने इस्तेमाल किया होगा टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन, एनएलपी, और आपने डिप्लॉय किया होगा क्लाउड प्लेटफॉर्म एडब्ल्यूएस, तो यहाँ पर आपको मेंशन करने हैं। आपको यहाँ पर और एक अच्छी चीज बताने वाला हूँ, जब भी आप डेटा साइंस इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आपके रिज्यूमे में आपने एक मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट करना चाहिए, जैसे कि रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन दोनों होने चाहिए। उसके बाद डीप लर्निंग में कंप्यूटर विजन एंड एनएलपी, ये दोनों प्रोजेक्ट होने चाहिए। मतलब आपके रिज्यूमे में मिनिमम 4 प्रोजेक्ट होने चाहिए, एक है रिग्रेशन, दूसरा है क्लासिफिकेशन, तीसरा है कंप्यूटर विजन और फोर्थ है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो ये 4 प्रोजेक्ट आपके रिज्यूमे में होने चाहिए, तभी आपकी जो 4 लाइन है ना यहाँ पर मैंने लिखी है, वो सेम लाइन आपको कॉपी पेस्ट करनी है आपके रिज्यूमे में, राइट। और उसके बाद आपको डिप्लॉय भी करना है भाई, जैसे एडब्ल्यूएस है, हेरोकू है, कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप डिप्लॉय करो। आपको पता नहीं कि भाई किस तरीके से डिप्लॉय करना है, तो उसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाई, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगी डिप्लॉयमेंट की, राइट। और उसके बाद स्किल्स, तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया सेम स्किल्स, और कम से कम यार आप पाइथन रखो, जो लाइब्रेरीज मैंने यहाँ पर डाली वो सारे के सारे होनी चाहिए, टेक में तो सब कुछ होना चाहिए, राइट। उसके बाद डिप्लॉयमेंट में आप कोई भी प्लेटफॉर्म का डाल दो, एडब्ल्यूएस, जीसीपी, कोई भी एक डाल दो, कम से कम तो होना चाहिए, और उसमें डॉकर भी डाल देना। उसके बाद टूल्स में तो ये सारे के सारे टूल्स का नॉलेज होना चाहिए, आप एक्सपीरियंस हो या फ्रेशर हो,
वर्जनिंग में आपका गिटहब होगा तो चलेगा, बिट बकेट नहीं होगा तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई एक्सपीरियंस बंदे ही बिट बकेट के ऊपर काम करते हैं। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन में, तो डॉक्यूमेंटेशन में वर्ड्स, पावर पॉइंट और एक्सेल होना ही चाहिए, जीरो कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। नेक्स्ट है भाई, फ्रेशर बंदे को क्या लिखना है, एक्सपीरियंस तो होगा नहीं, तो यहाँ पर आपको डालना है प्रोजेक्ट, राइट। प्रोजेक्ट्स में प्रोजेक्ट 1 2 3 4 जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया उस तरीके से आपको करना है, और बाकी का सिंटैक्स तो सेम है, नेम, एम, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टेक्स्ट एंड स्टैक। तो ये सारी की सारी चीज सेम होने वाली एक्सपीरियंस के साथ भी और फ्रेशर के साथ भी। बस यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट डालना है, और एक्सपीरियंस वाला बंदा एक्सपीरियंस डालेगा, और उसके बाद जिस कंपनी का उसके पास एक्सपीरियंस रहेगा वो आपको डालना है, बट फ्रेशर को भाई यही फॉर्मेट फॉलो करना है। नेक्स्ट जो दूसरा पेज है, तो दूसरा पेज सेम होने वाला है, मान लो आपने ढेर सारे प्रोजेक्ट डाले हैं, तो वो ढेर सारे प्रोजेक्ट आप दूसरे पेज में डाल सकते हो, राइट। अब यहाँ पर और इम्पोर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूँ, मान लो आप फ्रेशर हो, राइट, आपने प्रोजेक्ट का नाम तो डाल दिया भाई, आपने एक्सप्लेन भी कर दिया, लेकिन प्रूफ क्या है यार, आपके पास प्रूफ क्या है कि भाई आपने ये प्रोजेक्ट बनाया है, हो सकता है आपने कॉपी पेस्ट कर दिया होगा किसी का, तो इसलिए आपको क्या करना है, आपका प्रोजेक्ट का जो सोर्स कोड है वो सोर्स कोड गिटहब के ऊपर अपलोड करो, और उसके बाद जो भी आपका रेपो है उस रेपो की लिंक यहाँ पर मेंशन करो प्रोजेक्ट में, जैसे कि मैंने यहाँ पर नाम डाला है ना, नेम प्रोजेक्ट का नाम, तो यहाँ पर लिखो गिटहब लिंक, उसके बाद प्रोजेक्ट 2 डाला है तो यहाँ पर लिखो गिटहब लिंक, उसके बाद प्रोजेक्ट 3 डाला है ना, तो यहाँ पर लिखो प्रोजेक्ट की गिटहब लिंक। तब उस इंटरव्यू को एक कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ भाई ये बंदे ने प्रोजेक्ट बनाया है, डिजाइन किया है, उसकी गिटहब रेपो है। उसके बाद वो उस गिटहब रेपो के ऊपर जाएगा, उसके बाद आपका कोड देखेगा कि भाई ये बंदा किस तरीके से कोड राइट करता है, तो उसे और एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आपको गिटहब रेपो की लिंक डालनी जब आप फ्रेशर होंगे तब। इसी के साथ आपको एक और प्रो टिप बताना चाहूंगा, जैसे सर्टिफिकेट्स यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए, तो सर्टिफिकेट भी आप लिंक डाल सकते हो। क्या करना है आपको, आपको गूगल ड्राइव में आपका फोटो मतलब जो भी सर्टिफिकेट है उसको अपलोड कर दो, उसके बाद उसकी एक लिंक क्रिएट हो जाती है, शेयर के ऊपर क्लिक करो, शेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद एक कॉपी लिंक का ऑप्शन आता है, और उस कॉपी लिंक में एनीवन कर दो, तो और उसका जो लिंक मिलेंगे वो लिंक यहाँ पर आपको डालना है, हाइपर लूप कर, पावर पॉइंट में एक ऑप्शन रहता है हाइपर लिंक का, उस हाइपर लिंक के ऊपर जाओ, और उसके बाद यहाँ पर कोई भी वर्ड को एक लिंक करके क्रिएट कर दो, और जो भी आपकी फोटो की जो लिंक रहेंगे ना, गूगल ड्राइव की लिंक जो आपने शेयर की, वो लिंक वहाँ पर मेंशन कर दो। आपको नहीं समझ में आता कि भाई कैसे लिंक ऐड करने, तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि भाई मुझे जो आपने रिज्यूमे डिजाइन किया उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे डिजाइन करना है पावर पॉइंट में, वो मुझे सिखाओ, तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि भाई किस तरीके से पावर पॉइंट में जो मैंने यहाँ पर डब्बे डुब्बे लिए ना वो किस तरीके से लेना है, वो आपको मैं बता दूंगा, राइट। तो आपको सर्टिफिकेट की लिंक भी मेंशन करो, ताकि इंटरव्यूअर क्या करेंगे, वो लिंक के ऊपर जाएंगे और आपका सर्टिफिकेट देखेंगे। इसी तरीके से आप एजुकेशन में आपको डिग्री शो करना चाहते हो तो आप शो कर सकते हो उस डिग्री की लिंक, नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बाकी तो लिंक यहाँ पर मेंशन कर दिया आपने। तो भाई ये हो गया एक्सपीरियंस बंदे का रिज्यूमे और फ्रेशर बंदे का रिज्यूमे मैंने आपको बता दिया। और जो मैंने फॉर्मेट बताया है ना भाई, ये फॉर्मेट बहुत बहुत जबरदस्त फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट मुझे नहीं लगता कि भाई यूट्यूब में किसी भी बंदे ने एक्सप्लेन किया होगा, क्योंकि भाई उसके बाद उतना नॉलेज नहीं ना। मैंने 200 से ज्यादा कंपनियों की इंटरव्यू दिए, 400 से ज्यादा कंपनियों की मुझे कॉल आ चुके हैं, और मैं डेली अभी 2 4 इंटरव्यू लेता रहता हूँ, और भाई आईआईटी वालों की इंटरव्यू लेता हूँ मैं। और इतना ही नहीं, मैं मैक्सिमम एक्सपीरियंस बंदे की इंटरव्यू लेता हूँ, 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे एक्सपीरियंस वाले बंदे के ही मैं इंटरव्यू लेता हूँ। मैं फ्रेशर के इंटरव्यू नहीं लेता हूँ। इसलिए बताना चाहूंगा भाई, ये जो मैंने फॉर्मेट बताया ना वो बहुत जबरदस्त फॉर्मेट है, इससे जबरदस्त फॉर्मेट मिलेगा, बट भाई ये भी जबरदस्त फॉर्मेट है। तो भाई इस फॉर्मेट को आप फॉलो करो। जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया ना, ये मेरे लिए ड्रॉबैक है, क्योंकि मान लो मैं कोई कंपनी को अभी अप्लाई करूंगा तो यार सेम फॉर्मेट उनके पास भी आएगा, तो यार वो बोलेगा भाई ये तो सेम फॉर्मेट है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं यार, आप भी इस फॉर्मेट को फॉलो करो, मैं भी इस फॉर्मेट को फॉलो करने वाला हूँ। मैं गूगल को अप्लाई कर रहा हूँ, मैं माइक्रोसॉफ्ट को अप्लाई कर रहा हूँ, कोई भी दुनिया की बड़ी कंपनी को अप्लाई कर रहा हूँ, तो भाई यही फॉर्मेट मैं यूज कर रहा हूँ। तो आप भी इस फॉर्मेट को यूज कर सकते हो। कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताओ यार, राइट। कुछ चेंजेस करना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि भाई इस चीज को थोड़ा अपडेट करो, या आपका कोई अपडेटेड रिज्यूमे होगा ना तो यार मुझे शेयर करो, उसको मैं देखूंगा, और उसके बाद मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में अपडेटेड रिज्यूमे में लोगों को बताऊंगा, राइट। तो भाई यहाँ तक मैंने आपको एक मेन फॉर्मेट बता दिया। अब कोई बंदा बोलेगा भाई यार ये जो ग्रे कलर आपने डाला है ना ये मुझे पसंद नहीं यार, तो कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त, आप ये कलर इस्तेमाल करो। देखो मैंने यहाँ पर ब्लू कलर डाला है तो आप ये कलर डालो, जैसा आपको कलर डालना है वो डालो, बट यहाँ पर 2 कलर आप यूज करोगे ना तो मैच होनी चाहिए, एक दूसरे से मैच होनी चाहिए, एक लाइट होना चाहिए और एक डार्क होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखो मैंने
प्रोग्रामिंग नेम लाइब्रेरीज टेक डिप्लॉयमेंट, तो उसको भी मैंने कलर दे दिया। तो आप ये फॉर्मेट इस्तेमाल करो। कोई बोलेगा भाई मुझे ये कलर तो सही लगा बट ये जो फॉर्मेट है ये मुझे फॉर्मेट अच्छा नहीं लगा, तो भाई ये फॉर्मेट ले ला, ये फॉर्मेट आप ले सकते हो, राइट। उसके बाद आप ये फॉर्मेट ले सकते हो, जो फॉर्मेट चाहे आप वो फॉर्मेट ले लो। उसके बाद आप बोलेंगे भाई मुझे ये फॉर्मेट चाहिए तो ये फॉर्मेट ले लो। तो इस तरीके से मैंने आपको मल्टीपल फॉर्मेट दिखाए भाई, आप इसमें से कोई भी फॉर्मेट आप चूज कर सकते हो। चिंता मत करो मेरे दोस्त, आपको ये जो डॉक्यूमेंट की लिंक है ना, पावर पॉइंट की लिंक मिल जाएंगी, आपको पीडीएफ की लिंक मिल जाएंगी, आपको इमेज की लिंक मिल जाएंगी, चिंता मत करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारे के सारे आपको लिंक मिल जाएंगे, वहां पर जाओ और इस फॉर्मेट को आप डाउनलोड करो और उसके बाद इसको एडिट करो और मजे लूटो यार, राइट। और जिस भी कंपनी में आपका रिज्यूमे सेलेक्ट हो गया होगा ना यार, मेंशन करो कमेंट बॉक्स में, लोगों को भी अच्छा लगेगा। और इसमें कुछ चेंजेस करने होंगे तो भाई ये भी आप बता सकते हो। बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मेरे को कलर अच्छा नहीं लगा, बट यार मैंने बता दिया कि भाई ये भी फॉर्मेट होता है। मेरे को ये कलर अच्छा लगा, मेरे को ये कलर अच्छा लगा, ये फॉर्मेट अच्छा लगा, मुझे ये फॉर्मेट अच्छा लगा। तो आपको जो फॉर्मेट अच्छा लगा यार कमेंट बॉक्स में बताओ। देखो इसको बोलते हैं फॉर्मेट 1, इसको बोलते हैं फॉर्मेट 2, इसको बोलते हैं फॉर्मेट 3, इसको बोलते हैं फॉर्मेट 4, इसको बोलते हैं फॉर्मेट 5। तो टोटल मैंने 5 फॉर्मेट बताए। जो भी फॉर्मेट आपको अच्छा लगा होगा कमेंट बॉक्स में बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ कि भाई कौन सा फॉर्मेट आपको अच्छा लगा, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है भाई। डेटा साइंटिस्ट के लिए नहीं, कोई भी फील्ड के लिए आपको रिज्यूमे डिजाइन करना है तो किस तरीके से बनाना है। स्पेसिफिकली मैंने अभी यहाँ पर डेटा साइंस का रिज्यूमे डिजाइन किया, लेकिन फॉर्मेट कोई भी फील्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। फ्रेशर के लिए मैंने बताया, एक्सपीरियंस के लिए बताया, और भाई अब क्या बताऊं, मैंने फॉर्मेट भी बता दिए भाई, 5 फॉर्मेट बता दिए। अब इससे अलावा आप ज़्यादा फॉर्मेट को फॉलो मत करो, दिमाग खराब हो जाएगा और एक खिचड़ी हो जाएंगे। जो मैंने बताया उसको आँख बंद के, ये जो फॉर्मेट है ना इसको छोड़ दो, बाकी के जो फॉर्मेट है आप उनको यूज़ करोगे ना आँख बंद के, तो भाई वो फॉर्मेट ज़बरदस्त है, उसको इस्तेमाल करो। ग्लोबल इस्तेमाल करो, कोई भी दुनिया के बंदे को आप शेयर करोगे जो आपका भी फॉर्मेट है ना वो एक्सेप्ट हो ही जाएगा, राइट। तो चलो दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका, और जिस बंदे ने यार ये पूरा का पूरा वीडियो देखा है ना यार, मेंशन करो यार कि हाँ भाई मैंने पूरा का पूरा वीडियो देखा है, ताकि यार मुझे मोटिवेशन मिलेगा, राइट। तो मेंशन करो कमेंट बॉक्स में, हाँ भाई आई हैव वॉच होल ट्यूटोरियल, पूरा का पूरा मैंने भाई वीडियो देख लिया, ये मेंशन करो कमेंट बॉक्स में, ताकि यार मुझे मजा आएगा। तो चलो दोस्तों, मुझे नहीं पता कि भाई कितना टाइम हो चुका है, लेकिन यार जो मुझे 100% देना था वो मैंने 100% देने की पूरी कोशिश की है। और मैं यही कंसिडर कर रहा हूँ कि भाई आप मेरा जो 100% है वो 100% लेके आप बेस्ट रिज्यूमे डिजाइन करेंगे। डिजाइन रिज्यूमे करना नहीं यार, बस इस चीज को एडिट करना है, बाकी कुछ नहीं करना, राइट। तो चलो दोस्त, जो मेरे एफर्ट्स थे मैंने दे दिए, आपको अच्छे लगे होंगे तो यार कमेंट बॉक्स में बताओ कि हाँ भाई आपके एफर्ट्स अच्छे लगे, लाइक करो। मैं हर बार नहीं बोलता यार, लेकिन लाइक करो यार। इस रिज्यूमे को डिजाइन करने के लिए मुझे बहुत एफर्ट्स लगाने पड़े, बहुत दिन लेने पड़े। जैसे मैंने पिछला वीडियो डाला था ना रोड मैप का, रोड मैप के बाद जो भी टाइम लगा है ना, तो भाई इतना टाइम मैंने इन्वेस्ट किया इस रिज्यूमे को डिजाइन करने के लिए। इससे पहले मैंने रिज्यूमे जो आपको बताया था ना, वो रिज्यूमे मैंने इस्तेमाल किया था बहुत सारी कंपनी को भेजने के लिए, तो उससे मुझे मतलब 200 इंटरव्यू मैंने लिए थे। अब ये रिज्यूमे दूंगा ना भाई, 400 से ज़्यादा नहीं, 1000 कंपनी के मुझे कॉल आएंगे। बट हाँ अभी कॉल ज़्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि भाई सैलरी मेरी बढ़ चुकी है, तो उतनी सैलरी हर एक कंपनी नहीं दे पाती है। तो भाई रेस्ट्रिक्शन आ चुका है सैलरी का। चलो कोई बात नहीं यार, बट आप ये रिज्यूमे यूज़ करो, आपको ढेर सारे कॉल आएंगे। जितने कॉल आएंगे यार कमेंट बॉक्स में बताओ, नहीं आते हैं ना तभी भी बताओ। मान लो आपको कॉल नहीं आते ना, तो डिसलाइक करो यार इस वीडियो को। मैं 100% बोलता हूँ भाई, आप डिसलाइक नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये रिज्यूमे आप सही तरीके से फॉलो करोगे तो आपको कॉल आएंगे ही आएंगे। और नहीं आएंगे ना तो यार कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बताओ कि भाई आपने घटिया रिज्यूमे बता दिया। जो भी कमेंट होंगे बता दो, कोई दिक्कत नहीं यार, मुझे कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि मैंने गलत किया तो मुझे शर्म क्यों, राइट। तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, और आपको अच्छा लगा होगा ना यार, तो आप जाओ वहाँ पर मेंशन करो, आप लाइक करो, और भाई आपके जो भी बंदे होंगे ना उनके साथ शेयर करो। देखो यार मैं हर बार शेयर करने के लिए नहीं बोल, क्योंकि मुझे पता है कि आपको अच्छा लगता है तो आप करोगे, नहीं लगता है तो नहीं करोगे। लेकिन आपको अच्छा भी ये वीडियो लग रहा होगा ना, तो यार जो भी बंदा जॉब करते हैं ना, तो उसको पता नहीं यार रिज्यूमे किस तरीके से डिजाइन करना पड़ता है। मैं डेली रिज्यूमे देखता हूँ, मुझे बहुत घटिया लगता है। मैं कभी-कभी उस बंदे को बोल देता हूँ कि भाई तुम्हारा रिज्यूमे बहुत घटिया है, उसको थोड़ा अपडेट करो। उसको मैं ट्रिक्स बताता हूँ कि भाई इस तरीके से आपको अपडेट करना है। बट बंदे नहीं करते यार। एक्सपीरियंस बंदे भी घटिया रिज्यूमे बनाते हैं। बट आज से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भाई ये जो वीडियो है आप आपके फ्रेंड के साथ शेयर करोगे। मुझे पता है भाई इस वीडियो को देखने के लिए बहुत टाइम लगता है। मुझे भी टाइम लगा है बनाने के लिए। मुझे दिन दिन लगे, मतलब 5-6 दिन लगे हैं, लेकिन आपको ये दो एक मैक्सिमम होगा यार 1 घंटा हो गया होगा, मुझे भी नहीं पता। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा लगेगा। लेकिन मेरे दोस्त, ये वीडियो जो भी बंदा देखेगा ना, तो भाई उसके बाद आपको ढेर सारे कॉल आने वाले हैं। तो चलो यार बहुत ज्ञान हो चुका है, अब बारी है एक्सपेरिमेंट की, तो आप एक्सपेरिमेंट करो। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को हाउ टू राइट बेस्ट रिज्यूमे फॉर अ डेटा साइंटिस्ट, इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।
तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इम्प्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।